ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दोपहर 12 बजे राजभवन में कल यह विस्तार होगा। शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री शपथ लेंगे। खबर है कि आज शाम या कल सुबह कांग्रेस मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों का नाम दे देगी। जेएमएम की ओर से मंत्रियों के नाम पर सीएम हेमंत अंतिम मुहर लगा देंगे। तो कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है जब शपथ ग्रहण होगा। हेमंत कैबिनेट के मंत्री इसमें शपथ लेंगे और इस बीच अब जो नाम है वो सौंप दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। आज या कल सुबह तक कांग्रेस अपने नाम दे देगी। सीएम हेमंत को मंत्रियों के नाम दे देगी, जिस पर अंतिम मुहर सीएम हेमंत लगाएंगे। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ये खबर। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से भी आ रही है, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। जेएमएम से 5 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। 5 विधायकों में किन किन नामों पर चर्चा है वो भी आपको बता देते हैं। दीपक बेरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, सविता महतो और अनंत प्रताप देव ले सकते हैं शपथ। ये 5 नाम मंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। हेमंत सोरेन लगाएंगे इन नामों पर अंतिम मुहर। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर सियासी गलियारे से बता रहे हैं। अंतिम समय में मंत्री पद की रेस में शामिल नाम में बदलाव भी संभव है, लेकिन फिलहाल जो 5 नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं उसकी जानकारी आपको दे दें। दीपक बेरुआ का नाम इस वक्त सबसे आगे है। रामदास सोरेन इस वक्त मंत्री रेस में आगे चल रहे हैं। हफीजुल हसन, सविता महतो और अनंत प्रताप देव शपथ ले सकते हैं। झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सीएम हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार पर अंतिम मुहर लगाएंगे। हालांकि इस वक्त जो नाम आगे है उस पर अंतिम समय में बदलाव भी हो सकता है। झारखंड में हेमंत मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान हो गया है। तारीख और समय तय हो गया है, लेकिन चेहरे पर सियासी सस्पेंस अब भी बरकरार है। कैसे होगी सीएम हेमंत की नई टीम और किन चेहरों को मिल सकती है जगह, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में हेमंत मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह में सीएम हेमंत की नई टीम शपथ लेगी। इस दिन स्टीफन मरांडी भी प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार की तारीख तय हो गई है, समय तय हो गया है, लेकिन चेहरे पर अब भी सियासी सस्पेंस बरकरार है। नए मंत्रिमंडल के गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चर्चा है कि नई कैबिनेट में सभी 5 प्रमंडल से मंत्री होंगे। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय किया गया है। 12वें मंत्री को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद फैसला लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार सभी को साथ लेकर चलने की बात है, सभी को विश्वास में लेकर चलने की बात है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, हमारा दल है, माले को भी हम मानते हैं। सीएम सोरेन की नई टीम में कई नए और पुराने चेहरों को शामिल करने की बात चल रही है। जेएमएम कोटे से दीपक बेरुआ, हफीजुल, रामदास सोरेन और मथुरा महतो को मंत्री बनाने की चर्चा है। सुदिव्य सोनू, योगेंद्र प्रसाद और लुइस मरांडी भी दौड़ में शामिल है। कांग्रेस कोटे से रामेश्वर ओराव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह को फिर से मौका देने पर विचार किया जा रहा है। प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और नमद विक्सल कोंगाड़ी के नाम की चर्चा चल रही है। जबकि आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान या संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाने की बात चल रही है। क्षेत्रीय गुणा गणित के साथ साथ जाति धर्म के फैक्टर को लेकर भी लॉबिंग तेज है। पिछली बार 2019 में जेएमएम से 5, कांग्रेस से 4, आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाया गया था, जबकि 1 मंत्री पद खाली रखा गया था। इस बार देखना होगा कि कौन से मंत्री रिपीट होते हैं और किन नए चेहरों को हेमंत कैबिनेट में जगह मिलती है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
5 दिसंबर को झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख तय होने के साथ ही राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। हमको जहाँ तक मालूम है, क्योंकि मेरे साथ जो बातचीत हुई है माले के राष्ट्रीय महासचिव से, तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता के साथ हैं, लेकिन संघर्ष भी हमारा जारी रहेगा, इसलिए रास्ता भी हम नहीं छोड़ेंगे और सदन में भी आपके साथ रहेंगे। तो संभवतः वो सरकार में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन नीति निर्धारण और योजनाओं में उनकी राय जरूर ली जाएगी। कयास पर पूर्ण विराम लग चुका है। 5 तारीख को कैबिनेट का विस्तार होगा और उस कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस कोटे के भी मंत्री सम्मिलित होंगे और मंत्रिपरिषद लगभग उस दिन 5 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी। इंडिया गठबंधन का जो सरकार बना है, इसमें शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उसमें राजद की ओर से जितने भी लोग हैं सब लोग शरीक होंगे और जिनको जो जिम्मेवारी मिलेगा वो निभाने का काम करेंगे। झारखंड में आलू की कीमत और किल्लत पर बवाल मचा है। पश्चिम बंगाल से आलू नहीं आने के कारण दाम लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद आम जनता की जेब ढीली हो रही है। हेमंत सरकार बातचीत का आश्वासन दे रही है और उधर ममता बनर्जी के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 28 नवंबर 2024। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। ये जताने की पूरी कोशिश की गई कि हम साथ साथ हैं, पर ये कैसा साथ कि अगले ही दिन 29 नवंबर को ममता बनर्जी ने बंगाल से दूसरे राज्यों में आलू ले जाने पर रोक लगा दी। ममता के इस फैसले के कारण लगातार 5 दिन से आलू के ट्रक बंगाल से झारखंड नहीं जा रहे हैं, जिससे राज्य में आलू की किल्लत बढ़ गई। हमने हमारे मुख्य सचिव इस विषय में बात कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्य सचिव के स्तर पर बात हो रही है, जरूरत पड़ी तो मैं खुद बंगाल सरकार से बात करूंगा। पर ममता बनर्जी हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को ममता बनर्जी ने विधानसभा में आलू की किल्लत और बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और कहा कि फिलहाल आलू का अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक जारी रहेगी। बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखकर आलू प्याज दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। मुनाफाखोरों की वजह से राज्य में आलू की किल्लत है। आलू प्याज दूसरे राज्यों में भेजे जाने से पहले बंगाल को प्राथमिकता दी जाए। ममता बनर्जी की नाराजगी के कारण झारखंड में आलू की कीमत बढ़ती जा रही है। आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। मंगलवार को मामले की गूंज संसद में सुनाई दी। हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि बंगाल सरकार की नीतियों के कारण झारखंड में आलू की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। ये जो इंटर स्टेट ट्रेड है और अगर उत्पादन कम है तो जो प्राइस का जो संतुलन है वो पूरे देश में एक बराबर बना रहे, इसके लिए केंद्र का हस्तक्षेप जरूरी हो गया। अध्यक्ष महोदय, एक ओर हेमंत सरकार बातचीत का भरोसा दे रही है तो दूसरी ओर बंगाल सरकार ने टास्क फोर्स को दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे आलू पर नजर रखने के निर्देश दिए। लिहाजा ये देखना होगा कि आलू पर सियासी संग्राम कब थमता है और कब लोगों को राहत मिलती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में क्यों मचा है आलू के लिए हाहाकार? आखिर आलू की किल्लत के लिए कौन है जिम्मेदार? कब तक बंगाल और उत्तर प्रदेश के भरोसे रहेगा झारखंड? ये सवाल बेहद गंभीर है। आखिर क्या है झारखंड में आलू की कमी पूरा करने का उपाय? जानने की कोशिश की रांची के संवाददाता, न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आलू के लिए हाहाकार मचा है। बंगाल से आलू की गाड़ियों पर रोक के बाद झारखंड में लगातार आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आलू के मसले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने की बात भी कही है, पर झारखंड अब भी बंगाल और उत्तर प्रदेश के आलू पर ही निर्भर है। हमारे मुख्य सचिव इस विषय में बात कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। झारखंड में आलू की किल्लत होती ही क्यों है? क्यों झारखंड पड़ोसी पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तर प्रदेश पर आलू के लिए निर्भर है? ऐसे सवालों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने कृषि विभाग के साथ ही बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। झारखंड में आलू की खेती की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अब तक स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और उद्यान दोनों ही एक दूसरे पर ये कहने को लगे हुए हैं कि आलू की खेती उद्यान कराएगा और एग्रीकल्चर कराएगा, लेकिन चीजें अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आखिर आलू की खेती कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। जब विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो किसानों को आलू का बीज भी सरकारी अनुदान पर नहीं मिल पा रहा होगा और फसल खराब होने पर सरकार किसी भी तरह का मुआवजा भी नहीं देगी। विभाग की जिम्मेदारी पर कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक हॉर्टिकल्चर और उद्यान विभाग के बीच ये फैसला नहीं हो जाता कि आलू की खेती किस विभाग के तहत आएगा, तो ऐसे में बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज से संपर्क करके इससे स्पष्टता ली जा सकती है। आलू प्रारंभिक तौर पे पहले ये उद्यान विभाग का कोर्स हुआ करता था, क्योंकि शुरुआती दिनों में इसको गार्डन क्रॉप के रूप में करते थे, बगीचे में करते थे, जो लिमिटेड बाउंड्री होता था उद्यान फसल था। लेकिन जब इसका बृहद पैमाने पे व्यावसायिक खेती खुले खेत में होने लगी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में और जगहों पे, तब ये एग्रोनॉमी का भी पार्ट हो गया। और ये अब तो हॉर्टिकल्चर में तो हम लोग आलू पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ एग्रोनॉमी वाले भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ के विषय में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अब ये विभाग इसको मिल बैठ के तय कर सकती है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कहते हैं कि झारखंड की जमीन आलू की खेती के लिए बेहतर है। झारखंड में आलू की खेती हो सकती है, पर किसान बड़े स्तर पर आलू की खेती नहीं करते। हमारे झारखंड के किसान आलू की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और हमारे किसान करते भी हैं। ये अलग बात है कि हमारे किसान छोटे छोटे पैमाने पे करते हैं, इसको बृहद पैमाने पे जैसे बंगाल या उत्तर प्रदेश के किसान इसको कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से करते हैं, वैसा हमारे यहाँ के किसान नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पैचेज में छोटे छोटे इलाके में कुछ किसान करना शुरू किए हैं। आलू की खेती को लेकर बात विभागों के बीच दावों की भले ही हो, पर हालात के साथ ही मौसम की मार किसानों को परेशान कर रही है। क्या दर्द है किसानों का, ये भी सुनिए। सरकार तरफ से अभी कुछ नहीं मिला है, अगर कुछ मिलेगा तो खेती करने में आसानी होगा। अभी क्या दिक्कत आता है? अभी आलू में कुहासा जो जब गिरती है ना, तो आलू पूरा बर्बाद हो जाता है। आलू का लगाएंगे, मतलब कुआसा मार देता, हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कोई दवा, कोई अथी नहीं, कुछ सरकार से कुछ नहीं मिलता है। कुछ किसान ये भी मानते हैं कि सरकार अगर बेहतर बाजार उपलब्ध कराए तो उन्हें बिचौलियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग का बाजार नहीं है, बेचने के लिए बहुत दिक्कत होता है, रखने में बहुत दिक्कत है, डेली मार्केट ले जाते हैं तो बहुत परेशानी है। झारखंड में जो आलू की फसल अभी लगी है वो जनवरी से फरवरी के बीच तैयार होगा। ऐसे में अगर आलू का पैदावार कम होगा तो निश्चित ही आलू की कीमतों में बढ़ोतरी रहेगी। इन तमाम चीजों के बीच अब देखना होगा कि किसानों को आलू के लिए मुआवजे कब तक मिल पाते हैं और झारखंड में आलू के पैदावार में वृद्धि कब तक होती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। खबर भागलपुर से, जहां के भिकनपुर मोहल्ले के रहने वाले हरिनाथ मिश्र को पीएम और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जिसको लेकर मोहल्ले के लोगों के साथ साथ पूरे शहर में खुशी का माहौल है। सरकार ने 1990 बैच के केरल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हरिनाथ मिश्रा को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया। स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये भागलपुर ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी गौरव की बात है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन। भैया जो है स्टेट बैंक से निकल के आईपीएस किए 1990 में, और अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उनको डिप्यूट किया गया है। तो इससे बढ़ के परिवार के लिए और खुशी की क्या बात हो सकती है। हम लोग एक ही परिवार के अंग हैं, इस नाते भी अपार खुशी है। ये भागलपुर के लिए, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है, खास करके भागलपुर वासी के लिए।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भागलपुर के हरिनाथ मिश्रा को दी गई है। यही उनका पैतृक आवास है जो यहाँ पर वह रहा करते थे और 1990 में जो है वो केरल बैच के IPS नियुक्त किए गए थे और भागलपुर से ही उन्होंने शिक्षा हासिल की थी। यहाँ जो है फेमस हाई स्कूल में 10th तक की पढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद TNB कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था और उसके बाद बैंक में वो जो है कहलगांव में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन किए थे, लेकिन परिवार वालों के कहने पर जो है उन्होंने नौकरी छोड़ दी और IPS की तैयारी शुरू कर दी। 1990 में वो IPS की तैयारी में पास किए और वहाँ से जो है उनका सिलसिला लगातार जारी रहा और कई पुरस्कार और कई बड़े कारनामे उन्होंने किए थे और अब जो है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार की जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। यही उनका घर है। परिवार वाले इस मामले पर कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उन्हें खुशी है कि भागलपुर और बिहार का जो लाल है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा है, जिसको लेकर परिवार में भी खुशी है और मोहल्ले के लोगों में भी काफ़ी इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इसी बीच बड़ी खबर नरकटियागंज से आ रही है, जहां आगलगी में 6 घर जलकर खाक हो गए हैं। झोपड़ी नुमा 6 घर जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर नरकटियागंज से बता रहे हैं। 6 से ज्यादा मवेशी की मौत भी हो गई है इस आगलगी में और शिकारपुरा थाने के रूपवलिया गांव के वार्ड संख्या 12 की ये पूरी घटना है। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कितनी भयावह तस्वीर है, जहां आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गए हैं और साथ ही साथ 6 से ज्यादा मवेशी की मौत भी हो गई। ये तस्वीर नरकटियागंज से आ रही है, जहां 6 से ज्यादा मवेशी की मौत हो गई है। इस आगलगी की घटना में बताया जा रहा है कि झोपड़ी नुमा 6 घर थे जो कि जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, काफी भयावह तस्वीरें हैं। वहां आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है कि 6 ऐसे घर थे, झोपड़ी नुमा घर जो कि जल चुके हैं। अब ऐसे में उन लोगों को कहां आश्रय दिया जाता है सरकार की तरफ से, क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई जाती है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आगलगी में 6 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए हैं और इसके साथ ही 6 से ज्यादा मवेशी की मौत भी हो गई है। इधर भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बाबूपुर में देर रात एक ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर से निकलने स्क्रैप में आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के कई घर को नुकसान पहुंचा है। एक निजी शिक्षक सोमनाथ कुमार के घर के प्लास्टर और ईंट टूटकर गिर गए, खिड़कियों के शीशे भी टूट गए हैं। दमकल की मदद से काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं औद्योगिक थाना क्षेत्र की तस्वीर, जहां पर भीषण आगलगी की घटना सामने आई है। ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के स्क्रैप में यह आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल इलाका और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी भी हुई। और देखिए तस्वीर, जहां आग बुझाने की कोशिश लगातार की जाती रही, अफरा तफरी काफी घंटों तक बनी रही, धुएं का गुब्बार यहाँ उठता रहा, आग की लपटें काफी तेज उठती रही। लेकिन देखिए दमकल की जो टीम है वो भी लगातार आग बुझाती हुई दिखाई दे रही है। कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आसपास के घरों को भी नुकसान। 4 मंजिला और महिंद्रा कंपनी के द्वारा कचरा ठीक उसके सामने मेरे ही दीवार के पीछे फेंक करके ढेर बना दिया जाता था और हमेशा आग लगाया जाता था। कई बार मैंने कंप्लेन भी किया कि इससे जो है जनजीवन को हानि हो रहा है, धूल से नाना प्रकार का डिजीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड फैल रहा है, लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज स्थिति ऐसी हो गई कि मेरा घर टूट करके गिर रहा है। यहाँ महिंद्रा शोरूम का कचरा फेंकता है, उसी में बार बार आग लगाता था और इधर फाइबर उबर रखने के कारण जो है ना फाइबर में पकड़ लिया हुआ, इसलिए ज़्यादा आज हो गया। ऐसे बार सब दिन फेंकता है, सब दिन आगिन उगिन लगाता है। आज हो सकता है इधर फाइबर उबर रखा होगा, इसमें आगिन लग गया, इसके कारण ज़्यादा हो। मोतिहारी में पुलिस ने देसी शराब के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चकिया और पकड़ी दयाल, मोतिहारी सदर और ढाका के कई इलाकों को छापेमारी कर दिया है और आपको बता दें कि भारी मात्रा में देसी शराब को जब्त कर डस्ट भी किया गया। पुलिस ने यहां से 14,440 लीटर देसी शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान करीब आधा दर्जन भट्टी और 50 से ज्यादा चूल्हे को भी नष्ट कर दिया है।
और इस तस्वीरें को आप देख पा रहे होंगे जहां चकिया पकड़ी दयाल में ये कार्रवाई की गई है। देसी शराब का जो भट्टी है उसे नष्ट किया गया है। बिहार में शराबबंदी है, 2016 से ही बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है और ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूर्वी चंपारण से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मोतिहारी सदर ढाका में एक्शन लिया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से करीब 15,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया है और साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और तमाम भट्टियों को ध्वस्त भी कर दिया गया। पैर से मारिए ना, गिर जाएगा। सासाराम के करगहर थाना इलाके में संपत्ति विवाद में 4 भाइयों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान जमकर हथियार लहराए गए। पुलिस ने मौके से हथियारों के जखीरे के साथ 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक भाई पवन कुमार राय भागने में कामयाब रहा। इन लोगों के पास से 3 देसी कट्टा, 1 देसी राइफल, 13 कारतूस बरामद किया गया है। वो आपस में लड़ रहे थे, वो भागने लगे तो खदेड़ कर पकड़ा गया इन लोगों को और फिर जगह की तलाशी ली गई तो वहाँ से 3 देसी कट्टा, 1 राइफल और 13 कारतूस बरामद हो गए। और अब खबर आरा से है। आरा में अपराधी बेखौफ है। नगर थाना इलाके के अबरपुल मोहल्ले में हथियार की नोक पर धागा बटन कारोबारी की दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की गई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में 2 अपराधी धागा बटन कारोबारी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कारोबारी ने भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस नामजद अपराधियों को पकड़ने में जुट गई है। घटना को लेकर पुलिस के बड़े भाई पप्पू खान ने यह बताया कि उन्हें भी अपराधियों ने किडनैप किया था और पैसे देने के बाद छोड़ दिया था। अब अपराधियों ने छोटे भाई मोहम्मद जाहिद को किडनैप करने की कोशिश की। अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सकती है तो पूरा परिवार शहर छोड़कर चला जाएगा और सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेगा। को मोहम्मद जाहिद, जिसका नाम है राजू, उसको के नाम से लोग जानते हैं, दुकान जा रहा था। राजू बटन स्टोर उसका दुकान है, धागा बटन का होलसेल कारोबार है। वो जा रहा था, यहाँ से निकला है 9:15 बजे, 9:20 में करीब उसको अनवर डॉक्टर पर के पास 5-6 लोग आके घेर लिया हथियार के साथ उसको और बाइक से उतार के बहुत मारा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।